हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के अंक में। दोस्तों, बस एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत कम आप लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है, लेकिन तैयारी खूब करें। तैयारी हम यही कहेंगे, खूब करें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और ये 70वां एपिसोड है, लगातार आपका क्लास किया जा रहा है। कभी कभी वैसा सिचुएशन होता है जब वीडियो नहीं आता है, ऐसे रोज़ाना 6 बजे शाम में ये वीडियो आ जाता है। दोस्तों, एक शेयर जरूर करें मेरे लिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? दो चीज जरूर याद रखें, एक 1946 का कैबिनेट और एक 1947 जब भारत आजाद हो गया था। दोनों को याद रखें, दोनों बहुत सी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात कर ले तो इन्हें विधि मंत्री का प्रभार सौंपा गया था। विधि मंत्री थे, प्रथम विधि मंत्री जो भी बने थे उस समय प्रथम विधि मंत्री बने थे, प्रथम विधि। ठीक है। उसी तरह से लियाकत अली थे तो ये वित्त मंत्री बनाए गए थे, वित्त मंत्री बनाए गए थे लियाकत अली। ठीक है। तो जो भी थे उस समय प्रथम थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया था। हालांकि 1946 ईस्वी में ये कृषि मंत्री थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? कृषि मंत्री थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो इन्हें राष्ट्रपति का पद भारत संभालने के लिए दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात कर लें तो जो शिक्षा विभाग का जो पदभार था, शिक्षा विभाग का जो मंत्रालय था, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद को दिया गया था। और यही वजह है कि 11 नवंबर को जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में पूरा भारत मनाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि कांग्रेस के कह सकते हैं, कांग्रेस के प्रथम युवा अध्यक्ष बने थे। ये भी आपको परीक्षाओं में पूछ लिए जाएंगे, तो याद रखना है। प्रथम युवा अध्यक्ष थे, 1923 ईस्वी में ये बनाए गए थे। ठीक है, याद रखना है चीज को। मौलाना अबुल कलाम आजाद के एक और कीर्ति, खास करके कांग्रेस यहाँ पे लिख देते हैं, कांग्रेस के प्रथम युवा, ठीक है, अध्यक्ष। और सर्वाधिक दिनों तक, यानी कि अधिक 1940 से 45-46 तक के ये मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या थे? ये अध्यक्ष रहे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष सर्वाधिक समय तक ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इनकी ढेर सारी कृतियां हैं, रचनाएं हैं, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है। जैसे इंडिया मीन्स फ्रीडम इन्हीं की रचना है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखित है? मेगास्थनीज द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो मौर्य वंश को सूचक है, मतलब मौर्य वंश का पूरा विस्तृत वर्णन मिलता है उसमें। तो कौन ऐसी पुस्तिका है? देखेंगे यहाँ पे नेचुरल हिस्ट्री है, इंडिका अर्थशास्त्र है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी है। तो मेगास्थनीज द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है ये इंडिका है। इंडिका पाटलिपुत्र, खास करके जो राजमहल मौर्य वंश का था, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उसका पूरा वर्णन मिलता है इंडिका में। उसका जो प्रशासन था, ये सारी चीजें आपको इंडिका में मिलेंगे। ठीक है। जबकि अर्थशास्त्र भी एक है जो कि उस समय की पुस्तक लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा। ये कौटिल्य के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य आप जानते हैं जो कि मौर्य वंश के स्थापना में ये बहुत सहायक रहे थे और प्रधानमंत्री बनाए गए थे कौटिल्य। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा कौटिल्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता दी गई थी और मौर्य वंश के स्थापना में इन्होंने बेहद योगदान दिया था। नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो इसका जो लेखक है ये प्लिनी को माना जाता है, जबकि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक अज्ञात हैं, इसका पता नहीं चल पाया। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। नेचुरल हिस्ट्री बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिए गए थे, प्लेनी है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य है और इंडिका किसकी रचना है? मेगास्थनीज की है। ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, अगला क्या कहता है। तीसरा नंबर कहता है चावल की खेती की जावो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है?
क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लें। जाबू प्रणाली है, भारत में है ये, जल संचयन की यह एक प्रणाली है और स्वदेशी विधि है। तो दो तीन चीजें इसमें समाहित है, केरल है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक और नागालैंड है। तो ये जो स्वदेशी प्रणाली है जल संचयन की और जाबो प्रणाली है ये नागालैंड की है, ठीक है। तो इसे याद रखने हैं। चावल की यह एक विधि है जिस तरह से खेती की जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा, निम्न में कौन सी घटना 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी। अब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। देखिए एक चीज तो आप यहीं पे समझ गए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो कौन सी घटना, एक एक करके सारी घटना को देखेंगे कौन सी घटना कब घटित हुई है। जैसे जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था ये 1919 ईस्वी में हुआ था, 13 अप्रैल को, याद होगा आप लोग को, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। जबकि अगर हम काकोरी कांड की बात कर लें तो अगस्त में ये हुआ था 1925 ईस्वी में, ठीक है। 1925 ईस्वी में जालियांवाला बाग नरसंहार ये पंजाब में अमृतसर में हुआ था। अगस्त 1925 ईस्वी में काकोरी कांड जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। काकोरी कांड जो कि क्या किया गया था, ट्रेन को लूटा गया था। चौरी चौरा कांड ये भी यूपी में हुआ था और ये फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था, फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। अब ये तीन चीजें देख लेने के बाद अब चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, तो ये नहीं भी जानेंगे तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं 1905 के बाद का ये तीनों कांड है। तो ये वाला जो कांड होगा चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग की कमिश्नर की जो हत्या की गई थी ये 1905 से पहले की गई है, जाहिर सी बात है ये तीनों के बाद। अब यहाँ पे देखेंगे 1897 में ये घटना घटी थी। 1897 ईस्वी में ये चापेकर बंधु थे, ठीक है। तीन बंधु थे, तीन भाई थे जिनका नाम बालकृष्ण था, उसके बाद वासुदेव था, इस तरह से तीन भाई थे चापेकर बंधु और तीनों मिलकर क्या किया था, प्लेग कमिश्नर सैंड की हत्या किया था, ठीक है। ठीक है, तो प्लेग कमिश्नर की हत्या किया था ये। प्लेग कमिश्नर उस समय प्लेग महामारी हो रहा था, 1897 ईस्वी की बात है, प्लेग महामारी हुआ था। तो उस समिति का ये अध्यक्ष था, ठीक है। तो उसकी हत्या कर दिया था ये चापेकर बंधुओं ने 1897 ईस्वी में, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, इसे आप नोट नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्लेग कमिश्नर की हत्या किया था, रैंड या सैंड ये नाम है, आप थोड़ा सा कंफर्म हो लें, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे 5वां नंबर सवाल। 5वां कहता है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, मौसमी, संपूर्ण, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर आंशिक बेरोजगारी। तो ये आप देख सकते हैं किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग हैं तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक उदाहरण होता है, बहुत बार ये पूछा गया है सवाल। आगे देखेंगे स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता है किसके पास है, ये बताना है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट कर हमें बताएं कि आपको कहाँ क्या पसंद है, नहीं पसंद है, ये भी हम उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरी चाहत ये होती है कि जितना समय हम आपको वीडियो में दें सिर्फ पढ़ाई की ही बात करें, इधर उधर की बात ना करें, इसलिए लगातार हम पढ़ाते रहते हैं। हो सकता है आप लोग ऊब जाते होंगे, बहुत सा स्टूडेंट कमेंट करके हमें ये बताते हैं कि उबाऊ जैसा लगता है, बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो दोस्तों हो सकता है आपको उबाऊ लगे, तो हम यहाँ पे ना तो मजाक कर सकते हैं ना तो कुछ करते हैं। जैसे कि एक खान सर का आप जानते होंगे एक स्टाइल है मजाक करते हुए पढ़ाने का, तो वो स्टाइल हम नहीं कर सकते, हम क्रिएट नहीं कर सकते। हम टीचर की तरह सिर्फ पढ़ाने पे ही ध्यान रखना चाहते हैं और लाइव नहीं है कि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। हम डायरेक्ट वीडियो पर आते हैं, वीडियो को बनाते हैं और फिर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी ऐसा नहीं है कि हम मनोरंजन की कुछ हम बातें कर सकें, डायरेक्ट आपसे हम जुड़े हुए नहीं हैं जिसके कारण हम आपसे कुछ बात कर सकें या फिर कुछ हंसी मजाक आपसे किया जाए या फिर आपका मनोरंजन किया जाए। तो आप लोग ये चीज़ समझते होंगे और इसलिए वीडियो जो भी हम बनाते हैं सिर्फ यहाँ पढ़ाई की चर्चा करते हैं। जितने देर हम वीडियो में रहना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके क्वेश्चंस को देखते हैं, समझाते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन स्किल इंडिया मिशन की हम बात कर लें तो इसका जो अध्यक्षता होता है ये प्रधानमंत्री के पास होता है। स्किल इंडिया मिशन 2015 ईस्वी में लाया गया था, 2015 ईस्वी में स्किल इंडिया मिशन, और इसके तहत आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का
ख्वाब देखा गया था। कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का इसमें एक मिशन जुड़ा हुआ है, स्किल इंडिया मिशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो खाली जगह है यहाँ पे प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। देखिए मुख, गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, मलाशय, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो भोजन जो जैसे ही हम लोग भोजन मुंह में लेते हैं तो पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। पाचन क्रिया की हम लोग अगर बात कर लें तो पाचन क्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मुंह से होते हुए यानी कि मुख गुहिका से होते हुए ये आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से फिर मलाशय या गुदा तक जाती है। तो ये प्रक्रिया जो होती है ये मुंह से ही शुरू हो जाती है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, पाचन की क्रिया मुंह से शुरू हो जाती है। अब 8वां यहाँ देखेंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की जो योजना है वो क्या कहलाती है? समानता, एकीकृत, रोलिंग या फिर आगे? तो इस जो योजना है बीच की योजना, इसको रोलिंग योजना के नाम से जाना गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो था ये 1974 से 79 तक था। ठीक है, उसके बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना जो था ये 1980 से था। ठीक है, 1980 से 85 तक ये योजना चलाई गई थी। 84 ही कर सकते हैं इसको, 84 तक कर सकते हैं, ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, 84 तक ये योजना चलाई गई थी, 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसके बीच का जो 1 वर्ष था ये रोलिंग प्लान लाया गया था। और उस समय जो आप जानते होंगे गैर कांग्रेसी शासक थे, जनता पार्टी का शासन था उस समय, शासन नहीं कर सकते हैं, सरकार था उस समय। अगला देखेंगे 9वां नंबर सवाल। 9वां क्या कहता है? ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम जो प्रथम था, लाल साहब बुखारी, पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद, जफर इकबाल। तो ये पुरमा बनर्जी है। क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछे जाते हैं लेकिन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। 10वां, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करना है। अब 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो गुप्त उष्मा को कम करके ये तो हो नहीं सकता, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके ये भी नहीं है संभव, प्रदाह का तापमान कम करके ये भी संभव नहीं है, लेकिन दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, प्रदूषण को कम किया जा सकता है। चलिए 11 देखेंगे। निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? 7वीं पंचवर्षीय योजना हम बताए अभी तुरंत 1985 से स्टार्ट हुआ था, 84 तक तो 6ठी ही था, 85 से 7वीं पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। जीवन स्तर में सुधार नहीं होगा, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, ये एक मुख्य मुद्दा था उस समय, मुख्य उद्देश्य था। अब संरचना में वृद्धि ये भी नहीं होगा, लेकिन गरीबी उन्मूलन भी था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन भी था, इसलिए ये भी जवाब हो सकता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है तो बी ही सही जवाब होगा। गरीबी उन्मूलन भी था लेकिन मुख्य उद्देश्य में से बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खाली जगह द्वारा किया जाता है। कौन कौन भाग लेते हैं चुनाव में? हम लोगों ने देखा था भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 55 केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा, तो ये तो गलत है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित यानी कि लोकसभा राज्यसभा के दोनों निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान जितने भी राज्य हैं सभी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य ये नहीं होगा, संसद के दोनों सदनों नहीं होगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चनों को आपको या तो नोट करने हैं, देखते जाने हैं। 13 नंबर देखें, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? एक मकर रेखा है, कंटाकटिक रेखा है, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है। तो आप जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? गैर प्रतिदेय, पूंजीगत प्राप्तियां, सुदृढ़ करने में सक्षम प्रतिदेय। तो गैर प्रतिदेय इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल देखेंगे। 15 कहता है, भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। इसका सही जवाब कर्नाटक हो जाएगा। कॉफी का एकाधिकार कह सकते हैं, इसका एकाधिकार अगर किसी के पास है तो किसके पास है? कर्नाटक के पास है। कॉफी सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक में उगाया जाता है और खास करके अरेबिका कॉफी की बात करें तो ये कर्नाटक में ही होता है।
और अगर चाय की बात कर लें तो आसाम का एकाधिकार है चाय में। चलिए आगे देखेंगे, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है। अब ये ध्यान से देखें, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो हरा, पीला, सफेद, लाल। तो आसान है इसको बनाने में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1923 ईस्वी याद रखना है, भारत में रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। लॉयंस क्लब ऑफ बॉम्बे नहीं, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे हाँ, रोट्रैक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे, ये आपका ऑप्शन होगा। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा 1923 ईस्वी में रेडियो प्रसारण की गई थी सबसे पहले भारत में। अब यहां देखेंगे 18 निम्नलिखित में किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है या फिर चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय है। तो यहां पे ध्यान से देखें, भारत का नेपोलियन स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। किससे कहा था? तो समुद्रगुप्त को कहा था। अब ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है, जो कि गुप्त वंश का था। स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ठीक है। और समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, ठीक है। समुद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था कौन? समुद्रगुप्त। उल्टा मत समझ लीजिएगा। समुद्रगुप्त बहुत शक्तिशाली राजा था, पूरे भारत में इसका साम्राज्य था। दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूरब हो, ये चारों तरफ इसका शासन चलता था भारत का नेपोलियन। प्लस इसे कविराज की भी संज्ञा दी गई है, ये भी आपको याद रखने हैं। कविराज की संज्ञा दी गई है, कविराज की संज्ञा दी गई है। प्लस इनका एक दरबारी था, दरबारी, जिसका नाम हरिसेन था, ये भी आपको याद रखने हैं। हरिसेन था, जिसका एक रचना है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति को भी आपको ध्यान में रखने हैं, जो कि इसका दरबारी हरिसेन के द्वारा रचित है। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की सारी चीजें वर्णित है यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक चीजों को आपको नोट कर लेने हैं। चलिए 19 देखेंगे, जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन रिपीट लग रहा है। जीवाणु, न्यूक्लिय, प्रोटीन, रेडियो सक्रिय पदार्थ, विषाणु। ये विषाणु हो जाएगा, सॉरी जीवाणु हो जाएगा इसका सही जवाब। ये कल का रिपीट क्वेश्चन रह गया है। 20वां नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था। तो अलवर्दी खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली जाफर खान। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और 1757 ईस्वी में बंगाल का जो नवाब था वो सिराजुद्दौला था, और अंग्रेजों के खिलाफ सिराजुद्दौला का पराजय हुआ था, ठीक है। सिराजुद्दौला का पराजय हुआ था, ठीक है। तो इसे आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा, जावा की विजय का श्रेय जाता है। अशोक, हर्षवर्धन, राजेंद्र चोल प्रथम, उपयुक्त सभी। तो राजेंद्र चोल प्रथम इसका सही जवाब हो जाएगा। मलाया, सुमात्रा, जावा जो द्वीप है उस पर भी इसका अधिकार था, राजेंद्र चोल प्रथम का। अशोक ये मौर्य वंश का शासक था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बना था। अशोक 269 ईसा पूर्व में राजा बना था, ईसा पूर्व में ये राजा बना था, ठीक है। अशोक बिंदुसार का पुत्र था, हर्षवर्धन। तो इस तरह से सभी को याद रखने हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, निम्नलिखित किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता एक यात्री है जो कि भारत की यात्रा किया था। उसका एक पुस्तक है रेहला, किस चीज पर प्रकाश डालती है, किस राजा, कौन से राजा पर यह प्रकाश डालता है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। इब्न बतूता भारत आया था 1330 ईस्वी में, इस चीज को आपको नोट कर लेना है। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1330 ईस्वी में। और 1330 ईस्वी में किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, जो कि सल्तनत काल का राजा था, तुगलक वंश का था, ठीक है। और 1346 ईस्वी में ये पुनः लौट गया था। 1346-47 में यह लौट गया था। और उसकी एक पुस्तक है रेहला, जो कि संपूर्ण वर्णित पुस्तक है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश या फिर मुगल वंश। तो मनसबदारी प्रथा किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। आपको ये याद रखने हैं, अकबर से संबंधित है।
और अकबर किससे संबंधित है? मुगल काल से संबंधित है, मुगल वंश से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे 24। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया है? इसमें से कौन? निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रजाक, बर्नियर या फिर सर थॉमस रो? तो सर थॉमस रो ही इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि जहांगीर के काल में भारत यात्रा किया था। ठीक है, सर थॉमस रो जो कि ये यूरोपियन था। हालांकि यूरोपियन तो सभी है, इसमें निकोलो कॉन्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये इटली से आया था, ये इटली से आया था। और ये देवराय प्रथम, देवराय प्रथम के शासन काल में निकोलो कॉन्टी कहां की यात्रा किया था? तो विजयनगर की यात्रा किया था, विजयनगर की यात्रा किया था। ठीक है, इसको याद रख लेंगे आप लोग। निकोलो कॉन्टी इटली का था, देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। वहीं अब्दुल रजाक की बात कर ले तो ये फारस से आया था। और यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। तो ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बर्नियर की अगर हम लोग चर्चा करें तो बर्नियर फ्रांस का था। बर्नियर कहां का था? फ्रांस का था। और यह लगभग 1642-46 में आया था, 56 में आया था, 1656 में आया था। ठीक है, उस समय शाहजहां का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? शाहजहां का शासनकाल था। हालांकि ये 12 वर्षों तक रहा था, तो औरंगजेब के शासनकाल को भी इसने देखा है, बर्नियर ने। खास करके शाहजहां का जो बेटा था, बड़ा पुत्र दारा शिकोह उसका नाम था, दारा शिकोह का यह एक तरह का वैद्य था, चिकित्सक था, बर्नियर। ठीक है, जो फ्रांस से आया था 1656 ईस्वी में घूमने के उद्देश्य से। और वह शाहजहां का जो बड़ा पुत्र था, ठीक है, उसी का यह चिकित्सक था। चलिए आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल। 25 क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? जमोरिन को है, अल्मोड़ा को है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क का है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जमोरिन तो राजा था, ठीक है, जो कि वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने में अल्मोड़ा और अल्बुकर्क ये दो है। तो अल्मोड़ा को नहीं माना जाता है, क्योंकि अल्मोड़ा को कह सकते हैं कि ये प्रथम वायसराय था पुर्तगाल का। लेकिन अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था, इसी का मेन स्थापित करने का इसे श्रेय दिया जाता है पुर्तगाली शक्ति को। ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का विकसित किया है? पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो कि बाएं से दाएं, जैसे हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं लिखा जाता है। ठीक है, बाएं से दाएं लिखा जाता है, गुरुमुखी लिपि है। तो गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन। तो गुरुमुखी लिपि का जो विकास किया है, आविष्कार किया है, ये गुरु अंगद के द्वारा किया गया है। जो गुरु नानक जैसे सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। जन्म इनका कहां हुआ था? तलवंडी में हुआ था। ठीक है, इन्हीं के जो उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। और सिख धर्म का जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब जो उनका कह सकते हैं धार्मिक ग्रंथ भी है, गुरु ग्रंथ साहिब, ये गुरुमुखी लिपि में वर्णित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चंस कहता है भारत का अंतिम वायसराय निम्नलिखित में कौन सा था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। अब यहाँ पूछ रहा है भारत का अंतिम वायसराय पूछ रहा है, तो राजगोपालाचारी भी होगा, लॉर्ड माउंटबेटन भी होगा। तो भारत का अंतिम वायसराय अगर पूछा जाए तो राजगोपालाचारी ही होना चाहिए, क्योंकि अंतिम यही थे राजगोपालाचारी, और प्रथम भारतीय भी थे और भारत का अंतिम वायसराय भी थे राजगोपालाचारी ही। लेकिन अगर बात कर ले अंग्रेजों की तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अंग्रेजों की बात कर ले तो लॉर्ड माउंटबेटन था, जो कि अंतिम वायसराय था। लेकिन यहाँ पे भारत का अंतिम वायसराय पूछा जा रहा है तो राजगोपालाचारी होगा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद राजगोपालाचारी को बनाया गया था वायसराय, और वो प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय भी रहे जो कि वायसराय रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेने हैं, उसके बाद ही जवाब देने हैं।
अब 28 देखेंगे, जिस काल में कृषि कर्म यानी कि कृषि शुरू हुआ था वह कहलाता है पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, प्रतिनूतन। तो ये तो नवपाषाण काल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। क्वेश्चन आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीबारा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? गोदीबारा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान है? तो ये बताना है आपको। एक संघोल है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, आलमगीरपुर है। तो गोदीबारा यानी कि बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध था। ठीक है, लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी गुजरात में है, यानी कि भारत में ही ये स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रख लेने हैं। मोहनजोदड़ो अभी फिलहाल ये पाकिस्तान में है। 30वां, निम्नलिखित में किनको शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? शक संवत की स्थापना किसने किया? शक, कुषाण, मौर्य या फिर गुप्त? तो शक संवत है तो शक मत समझ लीजिएगा। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा शक संवत की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? ध्यान से आप देख लें, आप आंसर बता देंगे। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर कॉर्नवालिस? तो ये तो लॉर्ड मैकाले ही हो जाएंगे। 1835 में इसका श्रेय दिया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? चीन, जापान, मेसोपोटामिया या फिर रोम? तो मेसोपोटामिया इसका सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। ठीक है, पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में है? तो पांग जल विद्युत परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पांग जल विद्युत परियोजना, ठीक है, नाम से भी आप लोग पकड़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक को बहुत जल्द ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्लस अगर आप वीडियो को और भी देखना चाहते हैं तो पूरा प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे 70 के 70 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, इसलिए प्लेलिस्ट को भी आप शेयर कर सकते हैं। या डायरेक्ट अगर आप सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लिंक से या फिर चैनल से भी जा सकते हैं वीडियोस में, या फिर प्लेलिस्ट को भी शेयर करके या प्लेलिस्ट में जाके खोल के देख सकते हैं। और हाँ, पीडीएफ लेने के लिए तो आपको टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बहुत जल्द क्या कल परसों से सारे पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किए जाएंगे। 4-5 दिन में सारे पीडीएफ आप लोग को दे दिए जाएंगे। इसलिए कोशिश करना है कि पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम लिंक को जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 34 नंबर सवाल। 34 क्या कहता है? अगर सर्वाधिक वन्नाच्छादित राज्य सिर्फ पूछ ले तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शंस के अनुसार, ध्यान देना है, ऑप्शंस के अनुसार, क्योंकि वन्नाच्छादित अगर राज्य पूछा जाए, सर्वाधिक की बात पूछा जाए तो भारत में मध्य प्रदेश ये है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन्नाच्छादित राज्य है ये मध्य प्रदेश, इसलिए अगर सर्वाधिक की बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिशत की बात पूछ ले, प्रतिशत में, तो देखिए 2-3 तरह का प्रश्न होते हैं। प्रतिशत में मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में क्या हो जाएगा? मिजोरम पहले स्थान पे। सर्वाधिक में मध्य प्रदेश हो जाएगा अगर ऑप्शंस में रहेगा तो। लेकिन इस ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस में अरुणाचल प्रदेश ही इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन 35 क्या कहता है? भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन है? सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा नदी है, गोदावरी नदी है? तो ये तो सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी तंत्र। ये सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला है पूरे भारत में। आगे देखेंगे, टोडो जनजाति निवास करती है। टोडो जनजाति निवास करती है कहाँ? मेघालय में, सिक्किम में, मणिपुर में या फिर तमिलनाडु में? टोडो जनजाति आदिवासी समूह है, ये तमिलनाडु में निवास करती है। ठीक है, कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। 2-3 चीजें यहाँ पे हम लिख देते हैं, उसे जरूर नोट कर ले, याद रखने की चीजें हैं। सिक्किम में लेप्चा जनजाति जो होता है ये बहुतायत में मात्रा में पाए जाते हैं। लेप्चा, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, लेप्चा जनजाति कहाँ से संबंधित है? तो सिक्किम में। मेघालय में जो जातियां हैं वो खास करके गारो, खासी, जयंतिया है। गारो है, खासी है, ठीक है, जयंतिया है। ये जो आप देख रहे हैं जयंतिया, ये सभी जनजाति ये मेघालय में पाई जाती है। और गारो, खासी, जयंतिया नाम की वहां पे पर्वत भी है, पहाड़ी भी है, इसलिए इसे याद रखना बहुत आसान है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां भी अगर पूछे तो मेघालय में है। अगर आदिवासी जो जनजाति पूछा जाए तो ये भी मेघालय में है। तो इसे जरूर याद रखें। 2-3 पॉइंट को यहाँ पे नोट करने हैं। आगे देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ध्यान से आप राज्य को देखेंगे, टिक मार देंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सटा हुआ है, सिक्किम सटा हुआ है, उत्तराखंड से सटा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश
अलग है थोड़ा सा, इसलिए ये श्रेणी का हिस्सा नहीं है। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा तंत्र है? कुडप्पा है, धारवाड़ है, या गोंडवाना है, या फिर विंध्यन है? तो बहुत आसान है, ये धारवाड़ तंत्र होते हैं जिसमें सोना है, लौह खनिज है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। इलायची की पहाड़ी किस प्रदेश में स्थित है? 39 है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, गोवा है। तो इलायची की पहाड़ियां यहाँ पे पूछा जा रहा है तो तमिलनाडु है। अगर केरल रहे तो केरल भी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, कर्नाटक में भी नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, दोनों में यह विस्तृत है। और ये जो आप देख रहे हैं इलायची की पहाड़ियां, ये केरल में भी है और तमिलनाडु में भी ये फैला हुआ है। महाराष्ट्र में सह्याद्री तो आप जानते ही होंगे, सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री तो आप लोग जानते होंगे। महाराष्ट्र की जो पहाड़ियां हैं, इसे भी पढ़ने की चीजें हैं, ये भी आप जरूर पढ़ें। सामान्य भारत में ये सारी चीजें आपको, जियो का प्रश्न है, आप जरूर पढ़ें और ये सारी चीजें आपको याद रखने चाहिए। 40 नंबर देखें, किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक होता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्षारीय मिट्टी का विस्तार गुजरात में भी सर्वाधिक मात्रा में है, लेकिन अगर क्षेत्र की बात कर लें यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। क्षारीय मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, लेकिन गुजरात में भी है। छोटे राज्यों में अगर गिनती करें तो गुजरात हो जाएगा, लेकिन अगर क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है आधुनिक समाजवाद, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है, ठीक है, का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। तो चार ऑप्शंस में से आप देखेंगे कार्ल मार्क्स इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स के द्वारा ये वैज्ञानिक समाजवाद या फिर आधुनिक समाजवाद दिया गया था। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है जरूर आप याद रख लें, दास कैपिटल, आप लोग देखे पढ़े होंगे दास कैपिटल, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं दास कैपिटल किसकी रचना है, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। मैनिफेस्टो भी है। आगे देखेंगे, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 42 नंबर, माउंटबेटन योजना 3 जून 47, 3 अगस्त 47, 15 अगस्त 1947, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना आया था। खास करके इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये भारत और पाकिस्तान बंटवारा था, भारत और पाकिस्तान बंटवारा था, ठीक है, किस आधार पर? धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर। खास करके इसको इसलिए लाया गया था माउंटबेटन योजना को, उस समय जो सांप्रदायिक तनाव था, सांप्रदायिक तनाव नहीं कह सकते हैं, उस समय ये बीत रहा था, ठीक है, दंगे हो रहे थे जगह जगह, सांप्रदायिक तनाव, पूरा माहौल फैला हुआ था। इसी को शांत करने के उद्देश्य से माउंटबेटन योजना लाया गया था, ताकि भारत और जो पाकिस्तान बनने की जो मांग, अलग कंट्री मुस्लिम आधार पे बनाने की जो मांग की जा रही थी, जिसके लिए दंगे किए जा रहे थे, सांप्रदायिक तनाव बन गया था, माहौल बन गया था, तो उसको अलग राष्ट्र बनाने के लिए, पाकिस्तान का अलग राष्ट्र बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होना था, और इसके लिए माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को लाया गया था, ठीक है। और अंततः 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान अलग देश बना। भारत तो देश था ही, पाकिस्तान का अलग से देश बनाया गया, जो कि पूर्णतः धर्म के आधार पर बटा हुआ था, धर्म के आधार पर वह अलग होने वाला राष्ट्र बना था। 2 तरीके से बटा था। बांग्लादेश जो अभी आप देख रहे हैं, इसे पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान पहले पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बाद में 1971 ईस्वी में बांग्लादेश भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ी, और इस तरह से वो बांग्लादेश बना, और पाकिस्तान को वहाँ से हटना पड़ा, पाकिस्तान उसको छोड़ना पड़ा, उसका अधिकार छोड़ना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखेंगे 43 नंबर, मानव का प्रकृति के साथ संबंध किस सिद्धांत पर आधारित है? मानव का प्रकृति के साथ संबंध, मानव और प्रकृति दोनों में संबंध, ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुकूलन तो होगा, प्रतिकूलन नहीं होगा, अपरिवर्तन भी हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। मानव प्रकृति के साथ संबंध। निम्न में से कौन सा जलीय चक्र का भाग नहीं है? बाष्पीकरण है, बर्षण है, जलयोजन नहीं है, इसका सही जवाब जलयोजन हो जाएगा। संघनन भी है, ठीक है, जलीय चक्र का भाग जलयोजन नहीं है। जलयोजन
जमा करना। निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाओं में शामिल नहीं है? वनों से लकड़ी काटना प्राथमिक क्रिया में शामिल है, खनन ये भी प्राथमिक क्रिया में शामिल है, पशुचारण ये भी प्राथमिक क्रिया में शामिल है, विनिर्माण उद्योग ये प्राथमिक में नहीं बल्कि द्वितीयक क्षेत्र में है, द्वितीयक इसे कह सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक में वन से लकड़ी काटना, खनन, पशुचारण, कृषि ये सारी चीजें जो है वो प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है, जबकि द्वितीयक में विनिर्माण उद्योग शामिल है। ठीक है, तृतीयक में सेवा से संबंधित। तो ये सारी चीजों को 3 क्षेत्र में बांटा गया है। अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारतीय अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। एक सिंधु तंत्र हो जाएगा या फिर पश्चिमी तंत्र कह सकते हैं, खास करके जो अरब सागर में जो नदियां गिरती है। ठीक है, और दूसरा जो हो जाता है वो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है, जैसे कि खास करके अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं ये ताप्ती है, नर्मदा है। ठीक है, उसी तरह से इसमें सिंधु नदी भी है जो कि अरब सागर में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी जो है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ढेर सारी नदियां गिरती है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, महानदी है, गंगा है, ये सारी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद आगे देखेंगे 47 नंबर सवाल। 47 क्या कहता है? अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? ध्यान से देखें, भाव प्रधान विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान, वास्तविक और आदर्श विज्ञान। ये सही जवाब हो जाएगा, वास्तविक और आदर्श विज्ञान अर्थशास्त्र को कहा जाता है। 48 अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं वे समस्याएं जो पाई जाती है बाजार अर्थव्यवस्था में, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि बाजार में भी, केंद्रीकृत में भी और मिश्रित में भी, तीनों में ये पाई जाती है। आज का 49वां सवाल देखेंगे, राज्य की संप्रभुता का प्रथम प्रतिपादक कौन थे? राज्य की संप्रभुता, बोधा, सीले, बेंथम, लूथर इसका सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर सवाल देखेंगे, आज का अंतिम सवाल। निम्न में कौन सी स्थलाकृति हिमानी के अपरदन से बनी है? क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। भ्रंश घाटी, हिमोड, तटबंध, लोयस। तो हिमानी से ही हिमोड बना है, हिमोड इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक करें और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जितने भी वीडियो आए, हमेशा सामने तो आ ही जाते हैं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।